सबसे पहले बात राजधानी की यानी कि जयपुर की करेंगे। कल राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर महिला आरक्षी बैच संख्या 98 और 99 के दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन होना है और इस दीक्षांत परेड समारोह के मुख्य अतिथि डीजीपी राजीव कुमार शर्मा होंगे। डीजीपी शर्मा प्रातः 8:30 बजे आगमन के बाद में परेड का निरीक्षण करेंगे और इसके बाद में राष्ट्रीय ध्वज और पुलिस कलर पार्टी का आगमन भी होगा और परेड के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का अभिवादन किया जाएगा। विशिष्ट प्रशिक्षणार्थियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पारितोषिक भी वितरित किए जाएंगे। डीजी प्रशिक्षण और यातायात अनिल पालीवाल धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। आपको बता दें कि समारोह राजस्थान पुलिस में महिला पुलिसकर्मियों के समर्पण और सेवा भाव को एक नई पहचान देगा। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि कल राजस्थान पुलिस अकादमी में दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया जाना है। बढ़ते हैं आगे। मालवीय नगर में बन रही अवैध 5 मंजिला इमारत को आज जेडीए ने गिरा दिया। जयपुर में लगभग पहली बार हुआ जब 24 घंटे से भी कम समय में इस तरह की बड़ी कार्रवाई देखने को मिलती है। इधर सच में धड़क संवाददाता निरंजन चौधरी ने जेडीए के डीआईजी राहुल कोटकी एसपी तमाम सवालों को लेकर के खास बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं। सुन लीजिए। जयपुर के मालवीय नगर में बनी इस अवैध बिल्डिंग को जो है वो जेडीए की ओर से गिरा दिया गया है। जेडीए की ओर से जो है इसको कहें तो पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। इस वक्त मैं यहीं मौजूद हूं। मालवीय नगर का पूरा इलाका है जहां पर मैं दिखाने की कोशिश करूं तो बिल्डिंग को पूरी तरीके से गिराने के बाद इसको जो है वो तोड़फोड़ करने का काम जो है वो यहाँ पर जारी है। मौके पर पुलिस प्रशासन के अलावा तमाम जेडीए और निगम के लोग जो हैं वो यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उनका यही कहना है कि ये जो बिल्डिंग है पहले 5 माले की बनाई गई और उसके बाद में जब इसका नीचे अंडरग्राउंड में जो है वो काम करने लगे तो बिल्डिंग के बीच में 2 बिल्डिंग है उनमें दरार जो है वो आ गई और दरार आने के बाद में प्रशासन को इसकी सूचना जो है वो दी गई, जिसके बाद में क्रेन जो है वो यहाँ पर मंगाई गई और क्रेन की 2 क्रेन जो है यहाँ पर लगाई गई। क्रेन की मदद से जो है इस बिल्डिंग को रोका गया और अब करीब 24 घंटे जो है वो ही इस घटना को महज हुए हैं और यहाँ पर इस बिल्डिंग को गिराने का काम जो है वो जेडीए की ओर से किया गया है। पुलिस की ओर से इस पूरे रोड को जो है वो कल जब ये पूरी घटना सामने आई तो रोक दिया गया, जिसके बाद में लोगों को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है और ऐसे तरीके से यानी कि बिल्डिंग को इस तरीके से गिराया गया है कि किसी भी आस पड़ोसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पर रहने वाले लोगों को जो है वो दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पर पुलिस के जो तमाम जो लोग थे उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर जो तमाम जिम्मेदारियां जो है वो निभाई और जो जेडीए के लोग थे जैसे ही उनको सूचना मिली वो यहाँ पर पहुंच गए। मकान मालिक का ये भी कहना है कि भाई ये जो बिल्डिंग है वो निगम के दायरे में आती है और निगम से उन्होंने जो है वो पर्ची कटवा ली थी या फिर कोई शुल्क तो जो था वो यहाँ पर कटवा लिया था, मगर वही ये जो पूरा क्षेत्र है या फिर ये पूरी जो बिल्डिंग जहाँ पर बनी थी वो जेडीए के क्षेत्र में आती है और जेडीए को इसकी जानकारी नहीं थी कि भाई जो व्यावसायिक है वो जमीन जो नॉर्मल जमीन है रिहायशी जमीन है उस पर कमर्शियल जो पूरी तरीके से बिल्डिंग जो है वो तैयार की गई थी। अब जब दरार आई तो इस पूरे घटनाक्रम का जो है पूरे मामले का जो है वो पता चला और पुलिस और जेडीए की ओर से तमाम लोगों ने मिलकर जो है बिल्डिंग को यहाँ पर गिरा दिया है। अब देखना होगा कि जयपुर में आगे भी इसी तरीके से जो अवैध बिल्डिंग बन रही है उन पर जेडीए पुलिस और निगम जो है किस तरीके से कार्रवाई करता है। कैमरा पर्सन विजय गिरी के साथ निरंजन चौधरी, सच बेदरत, जयपुर। मालवीय नगर में बनी हुई अवैध बिल्डिंग को जेडीए ने गिराकर एक बहुत अच्छा उदाहरण जो है वो पेश किया है। डीआईजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक बहुत अच्छा जो है उदाहरण हुआ है इससे पेश, क्योंकि महज 24 घंटे के अंदर इस तरीके की कार्रवाई मैंने तो पहली बार देखी। जी, हमें कल जैसे पता चला इस बात की कि वो एक तरफ वो टिल्ट हो रहा है बिल्डिंग और तुरंत हमने, क्योंकि कल छुट्टी का भी दिन था, आज भी संडे है, तो हमने तुरंत अपनी जो डीसी जोन से हमारे ईओज और डिप्टी एसपी साहिबान जो है इन्होंने तुरंत वहाँ सूचना ली। पता चला कि ये रेसिडेंशियल एरिया में विदाउट जेडीए अप्रूवल ये इस तरह के बिल्डिंग इन्होंने खड़ी कर दी। छुट्टी का दिन था, तुरंत हमने फिर भी मोबिलाइज करते हुए जिसको तोड़ना था उसको भी संपर्क किया, इक्विपमेंट वगैरह सब इकट्ठे किए और आज जो है विद इन 24 आवर्स हमने
उस बिल्डिंग को गिरा दिया। सर प्रारंभिक कारण क्या सामने आया है? क्योंकि अगर इसकी सूचना मकान मालिक द्वारा अगर नहीं दी जाती तो ये बिल्डिंग तो तैयार हो जाती पूरी तरीके से और पता ही नहीं चलता कि ये अवैध है। ये एक्चुअली कुछ जुरिस्डिक्शन का मुझे लग रहा है ये फायदा उठाया जिस बंदे ने कंस्ट्रक्शन की है कि एक तरफ है नगर निगम का एरिया और रास्ते के उस पार है जेडीए का एरिया, तो उसको कुछ इस तरह के कंफ्यूजन हुआ होगा या फिर उसने जानबूझ के ये फायदा उठाया। हमारे ईओ भी कुछ दिन पहले यहाँ विजिट किया था और क्योंकि बन रहा था उससे पूछा गया डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो ये इसने कहा कि हमने नगर निगम में कुछ शुल्क वुल्क जमा किए हैं जिसकी इसने रसीदें भी दिखाई हमें और ये भी कहा कि नक्शे भी जो है नगर निगम से पास करवाए। तो इसकी एक हम ऑब्वियसली एक इंक्वायरी होगी इसकी क्या हुआ क्या कमी रह गई, लेकिन प्रथम दृश्यता ये है कि इन्होंने जेडीए से, क्योंकि जमीन जेडीए की है, इन्होंने जेडीए से कोई भी किसी भी तरह से अप्रूवल नहीं लिया और इस तरह की एक बिल्डिंग बना दिया जो कि बिल्कुल सिक्योरिटी एस्पेक्ट से आपने देख ही लिया कि एक दो दिन अपन और रुकते तो ये बिल्कुल कोई ऐसा एक सिचुएशन हो जाता जहाँ जान माल की कोई हानि हो जाता। सर एक अच्छा उदाहरण ये है, इसके अलावा जगतपुरा में भी जैसे ही आपको सूचना मिली आपके तमाम अधिकारियों ने मिलकर जो है वहाँ पे मैपिंग की कि किसी भी तरीके की कोई अवैध गतिविधि नहीं हो, इस पर आपका जो है थोड़ा कड़ा रुख जो है वो देखने को मिला। जगतपुरा में कोइंसिडेंटली कल ही हम सुबह जो है हमारी जोन 9 की जो टीम है जिसमें टाउन प्लानिंग, इंजीनियरिंग विंग, तहसीलदार साहब और ईओ, ये 4 जने जो है वो टीम गई वहाँ और वहाँ जो भी वायलेशन है उसको जाके उन्होंने चेक किया। जो कमर्शियल बिल्डिंग इसी तरह से बन रहे हैं वहाँ, क्योंकि महल रोड जगतपुरा एरिया में नया डेवलपिंग एरिया है, खूब इस तरह के बिल्डिंग्स आ रहे हैं। तो इनमें से 6-7 बिल्डिंगों की सर्वे कल हुई थी, कल ही की बात कह रहा हूं मैं। उसमें से 2-3 बिल्डिंगों में काफी कुछ वायलेशंस आया हुआ है। उससे पहले भी हमने 15-20 दिन पहले वैशाली नगर एरिया जो है वहां भी काफी कमर्शियल नए बिल्डिंग्स बन रहे हैं, वहां भी हमने सर्वे जो है वहां वही टीम गई थी, अलग जो जोन 7 की टीम है उसी तरह के ऑफिशियल्स हम वहां गए और वहां भी सर्वे करने के बाद कुछ कमियां पाई गई थी और उनको भी नियम अनुसार हमने नोटिसेस दिया है। तो ये एक सतत प्रक्रिया है। तो हम पूरे जयपुर शहर में ये आज जो हमने देखा है इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए हम पूरे जयपुर शहर में इस तरह की टीम गठित करेंगे और अंडर कंस्ट्रक्शन नए बिल्डिंग्स इस तरह के जो बन रहे हैं उसकी सर्वे की जाएगी। सर ये सवाल मेरा भी है और आम जनता का भी है, इस तरीके से कार्रवाई आगे भी देखने को मिलेंगी? जी, इस तरह के आगे भी करेंगे और जो है मैंने बताया इंजीनियरिंग, टाउन प्लानिंग और एनफोर्समेंट और तहसीलदार की जॉइंट टीम जो है वो शहर के अन्य इलाकों में भी इस तरह के सर्वे करेंगे। तो ये थे हमारे साथ डीआईजी साहब जिनका साफ तौर पर कहना है कि आगे भी इसी तरीके से जयपुर शहर के अलग अलग इलाकों में जो है वो इसी तरीके की कार्रवाई जो है वो देखने को मिलेंगी। कैमरा पर्सन विजय गिरी के साथ चौधरी, सच बेहतर जयपुर। बढ़ते हैं आगे। चूरू के रतनगढ़ में ट्रेलर की टक्कर से एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि शनिवार को 27 साल का गिरधारी लाल पुत्र जेठाराम मेघवाल और जगदीश के साथ में बाइक पर सवार होकर गांव लोहा से पड़िहारा की तरफ जा रहा था, जिसके बाद में मेगा हाईवे पर पड़िहारा के पास एक ट्रेलर ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए बाइक को टक्कर मार दी। घटना में गिरधारी लाल की मौके पर ही मौत हो गई और गंभीर घायल जगदीश को रतनगढ़ के जिला अस्पताल से हायर सेंटर रेफर किया गया। पुलिस ने रविवार को मुकदमा दर्ज करने के बाद शव पोस्टमार्टम करके परिजनों को सौंप दिया है। केकड़ी के सावर थाना क्षेत्र में रेप के मामले में कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए आत्महत्या का नाटक रचने वाले युवक को सावर पुलिस ने 3 दिन की तलाश के बाद में जिंदा पकड़ लिया। युवक रामलाल उर्फ कालू राम ने बनास नदी की पुलिया पर अपनी बाइक, सुसाइड नोट और पहचान संबंधी दस्तावेज छोड़ दिए, जिससे पुलिस को लगा कि वह नदी में कूद गया है। इसकी सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम ने 3 दिनों तक बनास नदी में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। इसी दौरान पुलिस को तकनीकी इनपुट से जानकारी मिली कि रामलाल
वास्तव में फरार है और उसके खिलाफ जहाजपुर थाने में रेप का मामला भी दर्ज है। 6 दिसंबर को वह दिल्ली साबरमती आश्रम एक्सप्रेस में यात्रा करते हुए ट्रेस किया गया, जहां पर जीआरपी की मदद से उसे अजमेर स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने आत्महत्या का पूरा ड्रामा सिर्फ कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए किया था। माउंट आबू के घने जंगलों से आज 2 अलग अलग घटनाओं में कुल 4 युवकों के रास्ता भटकने की सूचना सामने आई। पहली घटना मिनी नक्की लेक क्षेत्र की है, जहां पर कोटा का एक युवक सुबह लगभग 10:30 बजे जंगल में भटक गया था। राम कुमार यादव की टीम ने तलाश करके उसे दोपहर बाद सुरक्षित बाहर निकाला। तो वहीं दूसरी बड़ी घटना बेमाली माता मंदिर के आसपास के घने जंगलों में सामने आई, जहां पर 3 युवक जयपुर निवासी विनोद कुमार, बाराबंकी के अक्षांश यादव और दार्जिलिंग के दीपराज भटक गए। सूचना मिलते ही प्रशासन, वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीमें एक्टिव मोड में आ गई। करीब 2 घंटे के बाद में सर्च ऑपरेशन के बाद मोहन चौधरी की टीम ने तीनों युवक को ढूंढ निकाला। समय रहते दी गई सूचना और प्रशासन की तत्परता से सभी को सुरक्षित बाहर लाया जा सका है। तो माउंट आबू में एक बार फिर युवकों के जंगलों में गुम होने की सूचना मिली है। प्रतापगढ़ के राजेंद्र नगर क्षेत्र में देर रात चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले महिलाओं के एक संगठित गिरोह की गतिविधियां सामने आई है। बीती रात कॉलोनी में कई स्थानों पर हुई संदिग्ध हलचल के बीच में अधिवक्ता प्रवीण जैन के मकान में घुसपैठ का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। वायरल फुटेज में 4 महिलाएं दिखाई दे रही है, आप भी देख लीजिए, जो कि मिलकर के चोरी की वारदात को अंजाम देती हुई दिखाई देती है। और वीडियो में एक महिला गेट पार करके भीतर उतरती हुई दिखाई देती है, साथ ही जबकि उसके पीछे पीछे 3 अन्य महिलाएं भी कॉलोनी में प्रवेश करती है। कैमरे में ये महिलाएं मकान के परिसर में घूमते हुए घर के बाहर रखे जूते, चप्पल, उपयोगी वस्तुएं और उपलब्ध सामान को उठाकर साथ में ले जाती हुई दिख रही है। और ये वीडियो आप देख लीजिए, महिलाओं का है, जो कि सीधा एक घर के गेट से घर के अंदर उतरती है, वहां पर जूते, दूसरे सामान उठा करके फरार हो जाती है। स्थानीय लोगों ने बताया कि गिरोह का तरीका बेहद शांत और तेज है। वे रात के समय घरों के बाहर रखी सामग्री समेत जो भी हाथ में लगता है तुरंत लेकर के फरार हो जाते हैं। तो अब तक तो ज्यादातर हमने वीडियो ऐसी देखी जहां पर जो पुरुष होते हैं वो ज्यादातर इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर महिलाएं कार में आती है और इस तरह से घरों के अंदर चढ़ जाती है, वो भी रात के समय। झालावाड़ में पुलिस के द्वारा विशेष टीम का गठन किया गया और गठित टीम के द्वारा ऑटो से 2,40,000 रुपए चुराने वाले 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। और इस घटना में प्रयुक्त वाहन, एक मोटरसाइकिल जब्त करके आरोपी के कब्जे से 1,96,000 रुपए बरामद करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। तस्वीरें आप देख लीजिए। बाकी की राशि की बरामदगी के लिए अनुसंधान फिलहाल जारी है। तो ये चारों आरोपी अब पुलिस के चंगुल में है। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 2,40,000 रुपए चुराने वाले ये चोर अब गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बढ़ते हैं आगे। संगठन सृजन अभियान के तहत सवाई माधोपुर कांग्रेस जिला अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद में विधायक इंदिरा मीणा पहली बार बौली पहुंची, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। जयपुर से आते हुए जैसे ही उनका काफिला बासरा बने सिंह गांव पहुंचा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल मालाओं, शॉल, साड़ी और पाठी दुपट्टे से सम्मानित किया। रास्ते में कई जगहों पर और शीशोलाव, गंगवाड़ा, बास की पुलिया और रवासा पर भी जोरदार स्वागत किया जाता है। बौली पहुंचकर उन्होंने अंबेडकर सर्कल पर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और फिर जगन्नाथ जी चौक पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने 14 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने का आह्वान किया और बीजेपी सरकार पर तीखे प्रहार करते हुए कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने की अपील की। श्योपुर के कराहल थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सब्जी की कैरेटों के बीच में छिपाकर लाई जा रही अवैध शराब जब्त की है। पुलिस ने करीब 8 किलोमीटर तक पीछा किया। इस दौरान तस्कर गाड़ी को पलटाकर फरार हो गए। गाड़ी पलटते ही हाईवे पर शराब की पेटियां और क्वार्टर बिखरे पड़े
भिंड जिले से श्योपुर लाई गई इस अवैध शराब का बड़ा जखीरा बरामद किया गया है। पुलिस ने वाहन और शराब को जब्त कर लिया है और फरार तस्करों की तलाश शुरू कर दी है। बताया ये जा रहा है कि लंबे समय से भिंड, मुरैना और राजस्थान से इसी तरह अवैध शराब श्योपुर में सप्लाई की जा रही है। मिली थी कि एक पिकअप गाड़ी में सफ़ेद रंग की गाड़ी है जो शिवपुरी तरफ से आ रही है और श्योपुर तरफ जा रही है। उसमें अवैध शराब रखी हुई है और अवैध शराब का परिवहन उसके द्वारा किया जा रहा है। तो सूचना पर से हमारी जो गश्त अधिकारी थे उन्होंने गाड़ियों को देखा कि कोई पिकअप वाहन जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो उन्हें जब पिकअप वाहन देखा तो उन्होंने उसकी चेकिंग वेकिंग करने के लिए किया। तो उन गाड़ियों में तो नहीं मिला था, लेकिन बाद में एक पिकअप वाहन को रोका गया था जो सफ़ेद रंग का था। जब उसको रोका गया तो वो रुका नहीं और तेज़ गति से उसने अपने वाहन को चलाना शुरू कर दिया। और आगे जाके जब हमारी टीम ने उसका पीछा किया तो वो आगे ये आपके अन्नपूर्णा माता मंदिर के पास एक मोड़ है तो वहाँ पे अनियंत्रित होकर पलट गया था। तो जो उसमें चालक था वो तो उस समय भाग गया था, लेकिन हमको उसमें से बड़ी मात्रा में शराब प्राप्त हुई है। तो मैम ये लगभग कितने बजे की घटना हुई रात में करीबन 3 बजे के आसपास की घटना। राजनांदगांव के वीआईपी रोड स्थित इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में तीरंदाजी प्रतियोगिता का रविवार को समापन हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने विशेष उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने सिल्वर, गोल्ड और अन्य मेडल जीतने वाले बच्चों से मुलाकात करते हुए कहा कि ये उनके लिए सौभाग्य की बात है कि बिना किसी शासकीय सुविधा के बच्चे अपने खर्च पर तीरंदाजी की बारीकियां सीखकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अरुण साव ने संस्कारधानी तीरंदाजी संघ को बड़े ही स्तर पर तीरंदाजी को नई ऊंचाई देने के लिए बधाई दी और कहा कि राजनांदगांव अब तीरंदाजी नर्सरी के रूप में पहचान बना रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार के द्वारा 2014 के बाद खेलों को मिली प्राथमिकता का भी उल्लेख किया। तो वहीं राजनीतिक प्रश्न पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साहू के नेतृत्व में सरकार मोदी की गारंटी को पूरा करने में जुटी हुई है। तीरंदाजी का ये जो ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ पर भी तीरंदाजी के ट्रेनिंग ले रहे सभी तीरंदाजों से मिलने का अवसर मिला, बातचीत की। बहुत प्रतिभाशाली बच्चे हैं, लगातार गोल्ड मेडल जीत रहे हैं। राहुल साहू जी, उनकी पूरी टीम, हमारे कोच लोग निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहे हैं सुदूर अंचल के बच्चे, और उनमें बहुत प्रतिभा है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में राजनांदगांव का नाम जिस तरह से हॉकी के क्षेत्र में है वैसे तीरंदाजी के क्षेत्र में होगा। राज्य सरकार भी तीरंदाजी को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। अन्य खेलों के लिए भी लगातार अधोसंरचना का विकास हो, खिलाड़ियों को अच्छी प्रशिक्षण की व्यवस्था हो, आधुनिक उपकरण उनके पास हो, इसके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। बस्तर ओलंपिक का आयोजन भी इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। आने वाले समय में सरगुजा ओलंपिक भी करेंगे। हमारे राज्य में आने वाले समय में नेशनल ट्राइबल गेम्स भी होने वाला है। निश्चित रूप से लगातार खेल की गतिविधियों के कारण हमारे खिलाड़ियों को अवसर मिलेगा और उनकी प्रतिभा निखर कर आएगी। बांसवाड़ा के बारी गामा क्षेत्र में घर में घुसी मादा पैंथर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक पैंथर अचानक से घर में घुस गई और अंदर मौजूद 16 साल के युवक पर हमला कर दिया। तस्वीरें आप देख लीजिए। युवक किसी तरह अपनी जान बचा करके बाहर निकला और इसी बीच वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। बताया ये जा रहा है कि बंद कमरे में पैंथर उछल कूद करती रही और उसके मुंह से झाग भी निकलने लगा। कुछ देर बाद वह अचानक बेहोश हो गई। हालात सामान्य होने पर दरवाजा खोला गया तो मादा पैंथर मृत मिली। रेस्क्यू टीम उसे वन विभाग कार्यालय लेकर के पहुंची, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएफओ ने जांच के निर्देश जारी किए हैं। अंदर पूछे तो मैं गया और नहीं नजर में नहीं आया और फिर बहुत सारे मेरे काका बाबे सब उनको अंदर आए और सब थे और हमला करने के लिए आ गया। दरवाजे पर आ गया और
मेरे को हमला कर दिया। फिर मैंने दम लगाया और मैं बाहर निकल गया। हमें जो सूचना मिली तो हमने और हमारी जो टीम रेंज बागीदोरा की जो टीम है उसने और जो हमारी रेस्क्यू टीम है दोनों ने मौके पर तुरंत पहुंचकर कार्रवाई की। सबसे पहले लोगों को हटाया, फिर वहाँ मौका स्थिति देखी और मौके पर पता चला कि जो एक बच्चा उस कमरे के अंदर बैठा था वो उसके ऊपर पैंथर ने अटैक जैसा कुछ करा, लेकिन उस पर ज़्यादा आंच नहीं आई, थोड़ी बहुत खरोच हुई है और वो बच्चा बच गया। उसके बाद गांव वालों ने सूझबूझ दिखाकर पैंथर को कमरे में बंद कर दिया। हमारी टीम ने उसका वीडियो बनाया है। पैंथर जिंदा था, पैंथर इधर उधर उसके मूवमेंट का वीडियो बनाया है, पर घंटे भर के भीतर, हमारी टीम के पहुंचने के घंटे भर के भीतर पैंथर मृत। और अब अलवर के खेड़ली की हम बात करेंगे, जहां पर पारिवारिक विवाद के बीच में युवक ने ससुराल में खुद को आग लगा डाली। पत्नी को लेने आया था युवक, हल्की कहासुनी में मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकालकर खुद पर उड़ेल दिया। युवक मौर्य ध्वज जाटव मूलतः भुतोली गांव का रहने वाला है। ससुराल वालों ने गंभीर रूप से झुलसे युवक को तुरंत खेड़ली के उपजिला अस्पताल में पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद में हालत नाजुक बनी हुई है और फिर उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। ब्लर करके हमने इन तस्वीरों को दिखाया है और इन तस्वीरों को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी दर्दनाक ये तस्वीरें हैं। अपने पास इमरजेंसी रूम में एक मोरध्वज नाम का पेशेंट भूतोली गांव से अपने पास बर्न होके आया, जिसकी स्थिति वैसे ठीक है और अपने फर्स्ट एड देके उसको हायर सेंटर रेफर कर दिया। इसमें आग लगाने का क्या कारण है? उन्होंने अपने ऊपर खुद से पेट्रोल डाल के और आग लगा दी और इसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा